यहाँ हमने 3 सेंटेंस लिखा है और उसको सही या गलत करना है, ठीक। इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, या तो गुड, या तो बैड, या तो वेल, या तो इल, समय से कुछ भरना। द मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क वेल। तो ये जो लुक्स है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। तो ये गुड सही है, ये गुड सही है, बट इट डज नॉट वर्क गुड, इट डज नॉट वर्क गुड। वर्क क्या है, वर्ब है, और वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब होना चाहिए, यहाँ एडवर्ब होना चाहिए। गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, नॉट वर्क वेल। जिसे कि हमने बात किया था, जो वेल है और इल है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और ये यहाँ क्या चाहिए, नॉट वर्क वेल, मतलब अच्छे से काम नहीं कर, नॉट वर्क इन ए गुड मैनर। तो यहाँ वेल होगा, हमको एडवर्ब चाहिए जो कि इस वर्क को, जो कि वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर। वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब, ठीक। नोबडी लाइक्स डैश मैनर्ड बॉय। मैनर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ ऐसा वर्ड चाहिए जो इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे। हमने कल कहा था जो वेल है और इल है वो अगर एज एडजेक्टिव काम करे तो वो हेल्थ से रिलेटेड स्टेट को डिस्क्राइब करता है, बट जब भी एज एडवर्ब काम करे ये मैनर को डिस्क्राइब करता है, गुड मैनर, बैड मैनर। तो यहाँ क्या होगा, इल मैनर, मैनर को डिस्क्राइब करना, तो इल मैनर्ड बॉय जो अच्छे तरीके से नहीं रहता, नॉट इन ए गुड मैनर, तो उसको बोलते हैं इल मैनर्ड। यहाँ हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। She has sent us some good या well books। अब हम क्या बताएं, अगर गुड होगा या वेल होगा, अगर हमको क्या, किसको डिस्क्राइब करना है, इस नाउन को, और नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। अब हमने कहा था गुड भी एडजेक्टिव होता है, वेल भी एडजेक्टिव होता है, बट हमने ये कहा था कि जब हम वेल को एज एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो हेल्थ से रिलेटेड स्टेट को डिस्क्राइब करता है। क्या बुक का कोई हेल्थ होता है, नहीं होता है। यहाँ क्या होगा, गुड होगा, क्योंकि हम उसके कैसा है, अच्छा बुक है, खराब बुक, उसे हेल्थ से रिलेटेड स्टेट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे थे। यहाँ क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ठीक। तो बस डिफरेंस समझ रहे हैं कि गुड है, बैड है, इल है, इसमें डिफरेंस क्या है, कल भी समझे थे। और आज हम कुछ एग्जांपल से समझ रहे हैं कि कैसा वर्ड आएगा, कैसा वो है। लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव आना चाहिए। मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा, नॉट, दिस मशीन नॉट लुक्स गुड, कैसा नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, मशीन लुक्स गुड, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। अब हमको यहाँ वर्क क्या है, वर्ब, इस वर्ब को डिस्क्राइब करना है तो एक हमको एडवर्ब चाहिए। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, बट हमको यहाँ एडवर्ब चाहिए कि नहीं काम कर, नॉट इन गुड मैनर जैसा मीनिंग चाहिए। फिर नोबडी लाइक्स इल मैनर्ड बॉय, हमको यहाँ एडवर्ब चाहिए जो इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते। इस हिसाब से हमने वर्ड का सिलेक्शन किया है, ठीक। इसे ही इज गुड या बैड लिखे, तो लिखे ही इज वेल या इल लिखे। तो हमको लगेगा कि लिंकिंग वर्ब है इज, तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। तो वेल इल जो हमने लिखा है वो गलत हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो ये जो गुड है, गुड और बैड, जब हमको कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ डिस्क्राइब करना है विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, ये जो गुड बैड है वो एडजेक्टिव है, जो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, बट वही जो विल है, इल है, ये नाउन या प्रोनाउन को, ये नाउन या प्रोनाउन को क्या डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो हमको अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानकारी देना है कि हेल्थ से जो नाउन या प्रोनाउन है उसका कैरेक्टर कैसा है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो हम गुड बैड लिखते हैं। एडजेक्टिव होता है जो नाउन प्रोनाउन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। अगर हमको नाउन या प्रोनाउन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है तो गुड या बैड लिखेंगे, बट हमको उस नाउन या प्रोनाउन के हेल्थ के स्टेट को बताना है तो वेल या इल लिखेंगे। जैसे हमने लिखा ही इज गुड, ही इज गुड, यहाँ हो गया कैरेक्टर वाइज गुड है,
वो अच्छा है। तो यहाँ लिखे ही इज वेल, ही इज वेल का मतलब हुआ उसका स्वास्थ्य सही है। तो ही इज बैड, यहाँ मतलब ये वो बैड है, मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है, वो करेक्टर वाइज बुरा है। जब ये लिखे ही इज इल, मतलब वो बीमार है। ठीक, तो दोनों जगह ये एडजेक्टिव ही है, बस यहाँ हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, उसके यहाँ करेक्टर रिलेटेड बात हो रही है। ठीक, बस ये डिफरेंस है दोनों में, इसको हमको याद रखना है। He looks after his ill mother, ये सही है, ये गलत है? आफ्टर हिज इल मदर, तो हमको लग रहा होगा इतना देर से सही चल रहा है, तो इल मदर क्या है, एक नाउन है, तो उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, तो इसलिए हमने इल लिखा है, तो ये सही है, ऐसा लग रहा होगा। बट उस यहाँ उस हिसाब से तो ये सही है, जैसे अभी तक जितना पढ़े हैं, तो यही लुक्ड आफ्टर हिज इल मदर, यहाँ मेरे से मीनिंग निकलेगा तो अपनी बीमार माँ है उसका देखभाल करता है। बट उससे पहले हम कुछ बताए थे कि जो एडजेक्टिव है दो तरीके से यूज होता है, एक प्रेडिक्टिवली और एट्रीब्यूटिवली। तो ये जो हमने इल लिखा है ना, इल और विल, ये एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होते हैं, ये प्रेडिक्टिवली यूज होते हैं। प्रेडिक्टिवली यूज होने का मतलब ये किसी नाउन के साथ यूज नहीं होंगे, ये एज ए कम्प्लीमेंट हमेशा यूज होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ही लुक्ड आफ्टर हिज इल मदर नहीं लिखते हैं, यहाँ कुछ और लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे ही लुक्ड आफ्टर हिज मदर हु इज इल। ये एज ए कम्प्लीमेंट हमेशा यूज होता है, एज ए कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ऐसा। ये गलत है, क्योंकि जो इल है कैसे यूज होता है, प्रेडिक्टिवली। प्रेडिक्टिवली मतलब एज ए कम्प्लीमेंट, नाउन के साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते, नाउन है उसके बाद हमने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, ये हो गया इसका एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज नाउन के साथ यूज करना एट्रीब्यूटिव यूज होता है, जो हम पहले क्लास में बता चुके हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही लुक्ड आफ्टर हिज मदर हु इज इल। ये हो गया हमारा एज ए प्रेडिकेटली भी यूज। he looked after his mother who was ill, तो यहाँ ये होगा, हम प्रेडिक्टिवली यूज करते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट। या तो ये लिखो, या फिर यहाँ चूंकि इल नहीं यूज हो सकता है, तो हम इसके जगह कोई और वर्ड लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं he looked after his sick mother, कमजोर माँ की देखभाल करता है। यहाँ कोई और दूसरा भी वर्ड भी लिख सकते हैं, AILI, एलिंग मदर, इसका मतलब भी बीमार ही होता है। ठीक, तो हमने ये समझा जो इल है और विल है ये प्रेडिक्टिवली ही यूज होता है, इसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते किसी नाउन के साथ लिख के, हमेशा एज ए कम्प्लीमेंट ही यूज होगा। ठीक, तो इस हिसाब से भी जो हमारा सेंटेंस में गलत या सही होता है कि कुछ जो एडजेक्टिव है वो हमेशा एज ए प्रेडिक्टिवली ही यूज होता है, हमेशा एज ए कम्प्लीमेंट ही यूज होता है, उसको हम एज ए क्या बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते। तो हम उसका कुछ ऐसे कुछ जो एडजेक्टिव है उसका लिस्ट लिखते हैं, एडजेक्टिव देखते हैं जो सिर्फ प्रेडिक्टिवली ही यूज होते हैं। एक हो गया हमारा वेल, दूसरा हो गया हमारा इल, तीसरा हो गया हमारा एफ्रेड मतलब डर, तीसरा हो गया, चौथा हो गया हमारा ग्लैड मतलब खुश, पांचवा हो गया हमारा स्लिप मतलब सोते हुए, उसके बाद हमारा हो गया स्लिप हो गया, उसके बाद हो गया अवेक मतलब जगते हुए, उसके बाद हमारा हुआ एवाश, एवाश मतलब दैट कवर इंटायरली, मतलब हम बोल सकते हैं द लाइट
as the city is awash with light। मतलब जो लाइट जो है पूरी सिटी को कवर कर लिया है। एवास मतलब दैट कवर इंटायरली, इसने पूरा कवर कर लिया है। ठीक, इसका एग्जांपल हो गया। एवास के बाद क्या हो गया? फॉन्ड। फॉन्ड मतलब डिपोटेड या फिर अफेक्शन। अफेक्शन हो गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं एफ्लॉट, जो तैर रहा है। एशोर, जो किनारे पर है। इसको लिखिए। मिटा रहे ऊपर। ब्लेज्ड मतलब हो गया दैट इज समथिंग दैट इज बर्निंग, जो जल रहा है। समथिंग दैट इज बर्निंग, ब्लेज्ड हो गया। उसके बाद हमारा हो गया alive, still live, still live, अभी भी जिंदा है। उसके बाद alike हो गया सिमिलर। तो ये सारे जो वर्ड थे, जैसे वेल था, इल था, एफ्रेड था, ग्लैड था, फॉन्ड था, उसके बाद एसेम था, ब्लेज था, एश्योर था, एलाइव है, एलाइक है, ये सारे जो वर्ड हैं ये सब हमेशा एवास हैं, प्रेडिक्टिवली ही यूज होते हैं। ठीक, तो हमको इसको ध्यान रखना है कि ये सब जो वर्ड हैं, जैसे वेल हो गया, याद ही हो गया होगा, इल हो गया, फिर एफ्रेड हो गया, फिर ग्लैड हो गया, फिर एवास हो गया, स्लीप हो गया, अवेक हो गया, फॉन्ड हो गया जो मतलब अट्रैक्ट करता है, फिर हो गया एलाइव हो गया, एलाइक हो गया, एब्लेज्ड हो गया, एश्योर हो गया, एशेम्ड हो गया, उसको एब्लेज्ड। ये सब क्या हो गया? हमेशा प्रेडिक्टिवली ही यूज्ड होते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं। लिखिए आई मीट अ मैन, आई मीट अ मैन हु इज afraid, I meet a man who is afraid, I meet a man who was afraid। ये लिखें या हम ये लिखें I meet a I meet a afraid man। ये होगा या ये होगा, कौन सा सही होगा? They are glad people, they are glad people। या फिर हम ये लिखें these people are glad। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? I meet a man who was afraid। तो यहाँ जो afraid है क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टिवली ही यूज होता है, मतलब एज ए कम्प्लीमेंट। ये सही है। I meet a afraid man, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है इस नाउन के साथ। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है हम लोग बता चुके हैं, नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये गलत हो गया। दे आर ग्लैड पीपल, वो बहुत खुश लोग हैं, बट ये हमने जो यूज किया है ये हमने यूज कर दिया एट्रीब्यूटिवली, तो ये गलत हो गया। तो ग्लैड हमेशा कैसे यूज होता है? प्रेडिक्टिवली, एज ए कम्प्लीमेंट। ये एज ए कम्प्लीमेंट यूज हुआ है तो ये सही है। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
मीट अ अफ्रेड मैन नहीं होगा, आई मीट अ मैन हु वाज अफ्रेड, मीट नहीं है, सेकंड फॉर्म आई मेट अ मैन हु वाज अफ्रेड, आई मीट अ अफ्रेड मैन, समझ रहे हो? ये नहीं होगा, क्यों? इसका यूज हमेशा एट्रीब्यूटिवली नहीं होता, हमेशा प्रेडिक्टिवली होता है। तो ये यहाँ इस छोटा छोटा बात अगर पता है तो हम लोग गलती ढूंढ सकते हैं। दे आर, दीज पीपुल आर ग्लैड, खुश है, कौन है, तो सब छोटी छोटी बात हमको ध्यान रखना है। हम लिखे वी शो, क्या शो? वी शो सम alive and some non-living things in the museum. MUSE, तो इसमें क्या सही है क्या गलत है ढूंढना है। लिखा वी सॉ सम अलाइव एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ म्यूजियम, तो इस अलाइव को हमने एट्रीब्यूटिवली यूज किया है, तो ये गलत है, ठीक। अब यहाँ क्या होगा हमको समझना है। तो जितने भी थिंग्स हमारे आसपास में, टेबल है, चेयर है, एनिमल है, पीपल है, कुछ भी है, उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया नॉन लिविंग, एक हो गया हमारा लिविंग, ठीक। जितने भी हमारे आसपास चीजें उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। और ये नॉन लिविंग को हम फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे जो लिविंग है उसमें क्या होता है, लाइफ होता है, तो जब तक लाइफ है, जब तक उसमें लाइफ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अलाइव। और जब लाइफ खत्म हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डेड। तो क्या हो जाएगा, अलाइव और डेड। तो ये जो अलाइव और डेड है ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ये है लिविंग थिंग्स का। तो हम जो बोलेंगे, हम किसी लिविंग थिंग्स को बोल सकते हैं कि वो अलाइव है या डेड है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए डेड शब्द का यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका डोमेन है, उसका करेक्टर नहीं है। तो लाइव या डेड होना करेक्टर किसका है, जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो जब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अलाइव एंड नॉन लिविंग, इस प्रकार का कंपेरिजन नहीं होगा, या फिर डेड या लिविंग, ये इसका डोमेन नहीं है। इस प्रकार का हम कंपेरिजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम लाइफ, जिसमें लाइफ है उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे अलाइव या डेड। और अगर हमको कंपेरिजन करना टू थिंग्स में जिसमें लाइफ होता है और एक में लाइफ नहीं होता था, वहां हम यूज करेंगे नॉन लिविंग और लिविंग, क्योंकि ये इसका करेक्टरिस्टिक है। ये अलग अलग डोमेन, लाइफ और डेड उसके लिए यूज होगा जिसमें लाइफ होता है, और लिविंग और नॉन लिविंग उसके लिए होगा जिसमें लाइफ है तो लिविंग, इसमें लाइफ नहीं होता तो होगा नॉन लिविंग। तो दोनों अलग अलग डोमेन है, तो ये हमको ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, लिविंग। और जो लिविंग वर्ड है वो एट्रीब्यूटिवली भी यूज होते हैं और प्रेडिक्टिवली भी यूज होते हैं, ठीक। जैसे जैसे मैं इसको समझाया उसका और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या नहीं बोल सकते हैं कि बोर्ड है, वैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड इज डेड, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं बोर्ड इज नॉन लिविंग, क्योंकि डेड होना जो है, क्योंकि जो डेड होना वो बोर्ड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बोर्ड या तो लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग हो सकता है। डेड और लाइफ किसका कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें लाइफ होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ हमको लिविंग लिखना ना कि अलाइव।
तो इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा? दिस मोमेंट इज a live proof of their sacrifice. इसमें क्या सही होगा? दिस मोमेंट इज द alive proof of their sacrifice. यहाँ क्या लिखा है? alive proof of their sacrifice. प्रूफ क्या होता है? नाउन होता है, ठीक। प्रूफ क्या है? नाउन है। और हमने alive लिखा है, कैसे यूज हो गया? प्रेडिक्टिवली। प्रेडिक्टिवली हमको यहाँ इसको प्रेडिक्टिवली यूज होता है, बट हम इसको एट्रीब्यूटिवली यूज कर दिया है, तो इस हिसाब से भी गलत है। हमको क्या लिखना होगा? लिविंग। दूसरा, अगर हम किसी चीज को यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो दिस मोमेंट है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इस नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग थिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसका पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ये एक यूज है लैंग्वेज का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसको हम लिविंग थिंग्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं है उसको नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा थोड़ी उसको हम जिंदा कर देंगे। तो यहाँ उस हिसाब से भी क्या होना चाहिए? लिविंग होना। पर्सनिफिकेशन का मतलब हो गया कि लैंग्वेज का ऐसा यूज है जिसमें हम जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कोई आइडिया हो गया, कोई थिंग्स हो गया, कोई करेक्टर हो गया जो डेड है, बट उसको हम एज ए करेक्टर, एज ए लिविंग थिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वहाँ उसको नॉन लिविंग से लिविंग बना रहे होते, ना कि नॉन लिविंग से उसको अलाइव बना रहे होते, ठीक है। जो नॉन लिविंग है उसको लिविंग बनाएंगे, ना कि उसको अलाइव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो पर्सनिफिकेशन का कोई चीज है, कोई आइडिया है, कोई मोमेंट्स है, कोई थिंग्स है, उसको एज ए पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको नॉन लिविंग से लिविंग में ले जा रहे हैं, ना कि इसको नॉन लिविंग से अलाइव में ले जाए, क्योंकि इसका डोमेन नहीं है। हम किसी चीज को नॉन लिविंग से लिविंग में ले जा सकते हैं। ये सब बात हमको ध्यान रखना। पर्सनिफिकेशन हो गया, लैंग्वेज का यूज हो गया। तो पर्सनिफिकेशन क्या होता है? क्या है? यूज ऑफ लैंग्वेज है वेयर वी present non-living things as living things। non-living things को living things की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। को लिविंग कोई चीज हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया। तो हमने कुछ कल वर्ड देखा था, उस पर ही अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो हमारे पास कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है। हमने क्या पढ़ा था? लेट, लेटर। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ यूज करना होगा, तो इसका यूज करेंगे लेटर। लेटर का मतलब क्या हो गया? आफ्टर वर्ड। हम यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आफ्टरवर्ड मतलब आगे का, लेटर वन, आफ्टरवर्ड कुछ देर बाद। एग्जांपल देंगे, समझ आ जाएगा। लेटर, लेटर का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? इसको हम यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। रिस्पेक्ट टू पोजीशन, लेटर मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू, ये बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव डिग्री है लेट का। हमने बोला था लेट, लेटर, लेटर बोला, लेटर जो था, जो सिंगल टी वाला जो कंपैरेटिव डिग्री है, उसका मतलब होता है आफ्टरवर्ड, उसके बाद। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉल मी लेटर मतलब कुछ देर बाद। लेटर, द सेकेंड ऑफ द टू, द लेटर वन इज माई फ्रेंड। तो अब एग्जाम्पल देंगे। ये इसका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इसका क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। लेटेस्ट मतलब हो गया यस रिसेंट या मोस्ट अपडेटेड, मोस्ट अपडेटेड या रिसेंट। लास्ट मतलब क्या हो गया? एट द
इंड या द प्रीवियस वन, ठीक। इसका सुपरलेटिव डिग्री है, लेट का ही सुपरलेटिव डिग्री। फर्दर, फर्दर का मतलब क्या हो गया? एडिशनल। तो कोई डिग्री है, डिग्री में इंक्रीज हुआ, डिग्री में मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। डिग्री में, मैग्नीट्यूड में, कोई क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ तो इसको यूज। फर्दर मतलब हो गया मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। ये फार का कौन सा डिग्री है? जो फार होता है उसका कंपैरेटिव डिग्री है, फार का कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक। इसको लिखिए पहले। लेटर हो गया आफ्टरवर्ड, मतलब थोड़ा देर के बाद। लेटर डबल टी वाला मतलब सेकेंड होगा तो दो होगा, उसमें से दूसरा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है तो दो के लिए यूज होगा। ये होगा एडिशनल मोर, एडिशनल मोर के लिए आफ्टरवर्ड। फर्दर मतलब एडिशनल, एडिशनल मोर। फर्दर मतलब मोर डिस्टेंस। लास्ट मतलब एट द एंड या द प्रीवियस वन। आई कम लास्ट इन माई क्लास, द लास्ट वन इज माई फ्रेंड। इस प्रकार के एट द एंड पे जो है ये रिसेंट, आई हैव गॉट द लेटेस्ट आईफोन, ठीक है, ऐसे कुछ। एग्जाम्पल देते हैं, अभी टेंशन नहीं लेने का। एक हो गया हमारा नियरेस्ट, एक हमारा हो गया नेक्स्ट। नियर, नियर, नियरेस्ट था जो सुपरलेटिव था नियर का, और एक हमारा ओल्डर और इल्डर। नियरेस्ट का मतलब होता है क्लोजेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? द फॉलोइंग, मतलब अगला। इसको यूज किया जाता है टू कंपेयर थिंग्स और पर्सन इन जनरल। इल्डर, इसको क्यों यूज किया जाता है? टू शो सीनियरिटी ऑफ सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, कि कौन ज्यादा सीनियर, ही इज एल्डर टू मी, शी इज एल्डर टू मी। तो सीनियरिटी शो करने के लिए हम लोग एल्डर शो करते हैं। तो ये यूज तब होगा जब कोई रिश्ते में भाई बहन होगा, ठीक है। तो अगर हम यूज कर रहे हैं एल्डर, तो इसका मतलब हमको ये समझ जाना है कि वो भाई बहन होगा। इसे हम कल भी डिस्कस किए थे। ओल्डर हम तब यूज करते जब हमको कंपेयर करना हो दो थिंग्स के एज में, कोई पुराना है कोई नया है, ऐसा कुछ करके, या फिर वो पर्सन जो भाई बहन नहीं है उसके एज के बीच में कंपेयर करना है तो ओल्डर का यूज करते हैं। नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया। नेक्स्ट मतलब द फॉलोइंग। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें भरना है। क्या होगा? लेट होगा, लेटर होगा, क्या होगा देखना है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट में से कुछ भरना है, ठीक। लास्ट में से कुछ भरना, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट में से, चारों में से कुछ इसमें आएगा। क्या आएगा यही सोचना। लेटर, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। हम बोले आई एम बिजी टुडे, कॉल मी सम टाइम। क्या क्या होगा? हम बोल रहे हैं कि मैं आज बिजी हूं तो कुछ देर बाद कॉल करना। कुछ देर बाद कॉल करना मतलब हम बोल रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा देर बाद, यानी हम क्या बोल रहे हैं? आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड किसके लिए होता है? लेटर। कॉल मी लेटर, आफ्टरवर्ड, कुछ देर बाद। हम बोले व्हाट इज द डैश स्कोर ऑफ आवर टीम। हम पूछे, हम जैसे हम किसी से पूछते हैं अभी क्या स्कोर हुआ है, तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि एकदम रिसेंट स्कोर क्या हुआ है, एकदम करंट स्कोर क्या है, अपडेटेड क्या है। अपडेटेड जानना चाहते हैं, हम बोलेंगे लेटेस्ट स्कोर क्या है। मतलब हम बोल रहे हैं मोस्ट रिसेंट जो स्कोर है टाइम के रिस्पेक्ट में ही मोस्ट अपडेटेड स्कोर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? लेटेस्ट। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, डैश इज माई
कलीग एज वेल। हम क्या बोलेंगे, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। उसके बाद हम बोलना चाहते हैं इस दोनों में से कोई एक जो है मेरा क्या है, कलीग भी है, मेरे साथ काम भी करता है। तो हम बोल सकते हैं लास्ट। लास्ट तो ये हो गया। अब दो के बीच में करना है, लास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑफ द टू, लेटर मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑफ द टू। हम क्या लिख देंगे, लेटर, LATTER। हमको पोजीशन में सेकेंड बताना है, तो ये हो गया श्याम। अगर हम ये लिख राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, द लेटर इज माई कलीग एज वेल। इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये श्याम जो है मेरा कलीग है। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें लेटर की जगह क्या लिख दें, फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, पहला वाला। अगर हम फॉर्मर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि राम मेरा कलीग है। तो राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, तो राम और श्याम मेरा दोस्त है ही। अगर उसमें लिख दें द लेटर इज माई कलीग, लेटर मतलब क्या हो गया, ये हम श्याम को रेफर करें। द सेकंड ऑफ द टू, फर्स्ट हो गया सेकंड, सेकंड ऑफ द टू, दो में से जो दूसरा है वो। लेकिन अगर हम लिखें फॉर्मर मतलब ये दो में से जो पहला है वो मेरा कलीग है। ठीक, तो ये हमको समझना है। ही कुडंट आंसर द डैश क्वेश्चन। तब यहाँ तो लिखा 2% तो है नहीं, यहाँ 2% था इसलिए लेटर आया सेकंड ऑफ द टू। चूंकि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो दो के लिए ही यूज होता है। आई एम बिजी टू कॉल मी आफ्टरवर्ड, आफ्टर सम टाइम। ही कुडंट आंसर द डैश क्वेश्चन। यहाँ कितना नंबर, क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया हुआ था, तो हम मान सकते हैं 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, बट हम बोल सकते हैं या तो पहला जवाब नहीं दिया फिर लास्ट नहीं दिया था। हम यहाँ मान चल रहे हैं लास्ट जो सुटेबल है। ही कुडंट आंसर द लास्ट क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मर क्वेश्चन। ये भी बोल, फॉर्मर तो हम तब यूज करते जब दो के बीच में था, हम बोलते लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। या फिर पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया होगा तो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मतलब हो गया कि जो अंतिम था वो जवाब नहीं दिया, फर्स्ट मतलब जो पहला पूछे वही जवाब नहीं दिया। ठीक, पाउस करके लिखिए। ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, द लास्ट क्या होगा, द लास्ट is the oldest यहाँ क्या होगा, ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत द डैश इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। यहाँ हम जो है दो होता, अगर दो ही लैंग्वेज होता तो मैं लिखते द लेटर, बट यहाँ 3 है। लेटर जो कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ 2 के लिए यूज किया था, अब हम यहाँ 3 के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट। तो यहाँ 2 होता तो हम लिखते ये 1 2 है, तो इसके लिए लिखते लेटर, इसके लिए लिखते फॉर्मर। बट यहाँ मान लो बहुत है, ए है, बी है, सी है, ऐसे करके कुछ है। इसके लिए हम लिखेंगे लास्ट, इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट। ठीक, यहाँ हमने 4 एग्जाम्पल लिखा है और इसमें भरना है फर्दर, इसमें से फिल करना है। फर्दर होगा या फर्दर होगा, इस दोनों में से कहाँ क्या फिल होगा हमको भरना है। हमने कहा था जब फर्दर होता है इसका मतलब मोर डिस्टेंस, फर्दर मतलब एडिशनल, मतलब इंक्रीज इन डिग्री, मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी। द सन इज डैश देन द मून फ्रॉम द अर्थ। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सन है अर्थ से ज्यादा दूर है मून के मुकाबले, कंपेयर कर रहे हैं दो चीज के बीच में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की बात हुई है, किसके रिस्पेक्ट में दूर है,
डिस्टेंस रिस्पेक्ट, ये क्या होगा फार्दर। ही सेड नथिंग एंड डैश वेंट अवे क्वाइटली, उसने ही सेड नथिंग, क्या आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक और हो जाएगा फर्दर। फर्दर उसने आगे कुछ नहीं कहा, एडिशनल कुछ नहीं कहा, मतलब ही सेड नथिंग फर्दर एंड वेंट अवे क्वाइटली, कुछ बोला होगा उसके बाद चुपचाप चला गया, चुपचाप चला गया, उससे आगे कुछ नहीं बोला। यहाँ डिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं, बात रिस्पेक्ट टू डिग्री हो रही है, रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, उसके आगे उसने कुछ नहीं बोला। डोंट मूव और आई शैल शूट यू, हम बोले मूव मत करो नहीं तो हम तुमको शूट कर देंगे। तो इसको डिस्क्राइब करने से पहले इस चार्ट पर जा रहा है। द बस मूव डैश अवे फ्रॉम हिम, जो बस है उससे दूर चला गया, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जाएगा। फर्दर मोर डिस्टेंस, यहाँ क्या होगा फर्दर, अभी चला गया, दूर चला गया। तो अब हम थर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, पहले हम मिटा रहे हैं। डोंट मूव, मान लो यहाँ लिसनर है, यहाँ लिसनर है और ये स्पीकर। अब बोलते हैं डोंट मूव और आई शैल शूट यू। अब अगर ये दूर जा रहा है, अगर ये दूर जा रहा है, तब अगर स्पीकर बोला डोंट मूव आई शैल शूट यू, तो इस जगह पे हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, फर्दर या फर्दर। अगर वो मूव कर रहा है, बोले वो मतलब यहाँ खड़ा है, बोल रहा है यहाँ से अगर दूर जाने लगा तो हम बोलेंगे फर्दर। यहाँ क्या डिस्टेंस थोड़ा और एडिशनल हुआ है, एडिशनल भी हुआ है, तो यहाँ फर्दर भी लिख सकते हैं। बट मान लो ये यहाँ नजदीक आ रहा है, यहाँ खड़ा और यहाँ से नजदीक आ रहा है, तो यहाँ दूर जाए, मोर डिस्टेंस हो तो फार्दर लिखते हैं, बट यहाँ नजदीक आ रहा है, नजदीक में कुछ भी एडिशनल हो, नजदीक आया, यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, एडिशनल होते जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा फर्दर, यहाँ फार्दर नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो हमको ये समझना था। ये हो गया। कि अगर लिसनर जो स्पीकर और लिसनर जिसको वो बोल रहा है वो दूर जा रहा है, तो हम फर्दर भी लिख सकते हैं, चूंकि डिस्टेंस से हमसे दूर जा रहा है, मोर डिस्टेंस हो रहा है। अब यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, एडिशनल होते जा रहा है, वहाँ हम फर्दर भी लिख सकते हैं, एडिशनल हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक, तो वहाँ एडिशनल हुआ। अब यहाँ हम फर्दर भी लिख सकते हैं, अगर वो नजदीक आ रहा है तो वहाँ डिस्टेंस बढ़ने के लिए तो फर्दर था, बट एडिशनल कुछ चीज में एडिशनल दूरी में क्या हो रहा है, एडिशनल हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते हुए एडिशन हुआ, तो ये हो गया फर्दर, तो हम फर्दर लिखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा। अब लिखे विच इज द डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर होम। तो विच इज द डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर होम। अगर मान लो यहाँ फ्रॉम योर होम नहीं लिखा था, हमने सिर्फ यहाँ ये लिखा होता, मान लो ये जो लिखा है वो नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा था विच इज डैश रेलवे स्टेशन, क्या हम लिख सकते थे, यहाँ फिर नेक्स्ट भी लिख दे सकते थे, या नियरेस्ट भी लिख सकते थे। अगर ये बात नहीं लिखा होता तो हम नेक्स्ट नियरेस्ट कुछ भी लिख सकते थे। ठीक, बट अगर मान लो कोई आदमी ट्रेन में है या फिर रेलवे स्टेशन पे है, तो रेलवे स्टेशन पे है तो यहाँ जो स्टेशन होता है एक सीक्वेंस में होता है, क्या होता है सीक्वेंस में होता है। अगर वो रेलवे स्टेशन पे ए पे है और रेलगाड़ी इधर जा रहा है तो क्या बोलेगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेशन में, अगर बी पे है तो क्या बोलेगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेशन, इसका जवाब सी होगा, इसका जवाब सी होगा। तो अगर सीक्वेंस को रेफर करना होगा तो अगर जो पर्सन है वो ट्रेन पे है या फिर कोई रेलवे स्टेशन पे है तो क्या यूज करेगा नेक्स्ट, क्योंकि अगर इस पे है तो उसके बाद ये आएगा, अगर इस पे है तो उसके बाद ये आएगा। ठीक है, अगर वो ट्रेन में हो, ट्रेन इस तरफ जा रहा है, उसका नेक्स्ट ये होगा। ठीक है, अगर ट्रेन इस तरफ जा रहा है तो उसका नेक्स्ट ये होगा। तो अगर वो ट्रेन में है तो नेक्स्ट का यूज करेगा,
फिर रेलवे स्टेशन पे है तो नेक्स्ट का यूज करेगा। बट यहाँ अगर हमने लिखा है फ्रॉम योर होम, तो फ्रॉम और योर होम है, मान लो फ्रॉम और योर होम से ये भी नज़दीक हो सकता है, ये भी नज़दीक हो सकता है। तो अगर जिसका होम यहाँ है उसके लिए ये नज़दीक हो सकता है, किसी का होम यहाँ है तो इसके लिए ये नज़दीक हो सकता है। और चूंकि वो होम में है, यहाँ क्या लिखेंगे, तो होम जो है इस सीक्वेंस में नहीं आता है। मेरा होम रेलवे ट्रैक पर तो नहीं है, जब बोलेंगे इसके नेक्स्ट ये होगा, तो रेलवे ट्रैक पर हमारा होम नहीं है, तो हम उस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है कि यहाँ क्या होगा नियरेस्ट। तो सबसे नज़दीक कौन सा रेलवे स्टेशन है। बट अगर हम ट्रेन में होते या फिर रेलवे स्टेशन पे होते तो हम लिखते नेक्स्ट, ठीक, क्योंकि हम उस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। और जब ये ना लिखा होता फ्रॉम योर होम, तो नेक्स्ट नियरेस्ट कुछ भी लिख सकते थे। Where will be, where will the dash, where will the dash match be played। कहाँ बोल रहे हैं कि वेयर विल द डैश मैच बी प्लेड, कहाँ खेला जाएगा अगला मैच। तो जो मैच जो खेला जाता है वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। पहले एक मैच खेलेगा, फिर अगर होगा दूसरा मैच ही होगा, फिर उससे आगे हुआ तो तीसरा मैच ही होगा। यहाँ सीक्वेंस ही होता है। यहाँ क्या होता है, मैच जो खेला जाता है वो सीक्वेंस में ही होता है, इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस चेंज नहीं, यहाँ नियरेस्ट नहीं होगा। तो कोई भी मैच जो खेला जाता है, कोई भी जो इवेंट होता है, फर्स्ट इवेंट हुआ, अगर उसके बाद कोई इवेंट हो, दूसरा ही इवेंट होगा, सीक्वेंस में ही होता है। तो सीक्वेंस को रेफर कर रहे हैं, द फ्लोइंग को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ नेक्स्ट आएगा। माई सन इज ओल्डर देन योर सन। तो यहाँ हमने ओल्डर इसलिए लिखा है कि इसका जो सन है कोई और है, और ये जो पर्सन जिसका बेटा कोई, मतलब दो अलग अलग पर्सन की हम बात कर रहे हैं। ये और ये भाई बहन नहीं है, चाहे भाई भाई नहीं है, मतलब सिबलिंग्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ओल्डर लिखा। बट हम लिख रहे हैं हिज इल्डेस्ट डॉटर इज ए टीचर। हमने इल्डेस्ट क्यों लिखा, तो वहाँ हम कंपेयर करें सीनियरिटी में, किसके सीनियर, उसी के भाई बहन में उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है, तो मतलब उसके उसके जो बच्चे हैं, तो जितने उसके हिज है, उसका जो बच्चा वो सब क्या होगा, सिबलिंग्स होंगे। उसके सिबलिंग्स में से, उन सिबलिंग्स में, उन भाई बहन में से जो सबसे बड़ी बेटी है वो क्या है, टीचर। तो इसलिए हमने यहाँ इल्डेस्ट लिखा है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ओल्ड कहाँ यूज होगा, इल्डेस्ट क्या होगा। इल्डेस्ट लिख दिया गया, इसका मतलब जिसका बात कर रहे होंगे वो भाई बहन होगा, सिबलिंग्स होगा, ठीक है। तो एडवर्ब खत्म हो गया, और कल से हम लोग, सॉरी, एडजेक्टिव खत्म हो गया, और कल से हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करेंगे।